सर, आज तो सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार को काफी खरी-खरी सुनाई गई है। ईडी के मामले में उनके जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की तरफ से जो-जो दलीलें रखी गई, उनको सिरे से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साफ कहा कि अगर अब ईडी जैसी जांच एजेंसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो फिर तो अराजकता फैल जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो ये बात तो पक्की है कि आप अपने राज्य में शेर हो सकते हैं, अपने जो करना चाहें करें क्योंकि पुलिस भी आपके हाथ में होती है और पुलिस अधिकारी भी आपके एक तरह से कहें गुलाम होते हैं। आपके हाँ में हाँ मिलाने वाते होते हैं, कोई भी पुलिस ऑफिसर यह नहीं कहता है कि नहीं सर ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप पश्चिम बंगाल में तो कर पाए, लेकिन आपको अंतिम में पता है कि आप कानून भले हाथ में ले लें, लेकिन संवैधानिक ढांचा जो है अंत में आपके रास्ते में आएगा अगर आपने कानून के तहत काम नहीं किया है। और यही चीज यहां पर आज दिल्ली में हुई है। आप कोलकाता में आप शेर हो सकते हैं, कोलकाता के आप मालिक हो सकते हैं, आप पूरे पश्चिम बंगाल के मालिक हो सकते हैं, लेकिन जब संवैधानिक बातों की बात आएगी, ऐसे किसी बात की चर्चा होगी जहां पर राज्य और संघ के संबंधों की बात होगी और कहीं अतिक्रमण की बात होगी, तो इस बात का निर्णय दिल्ली में होगा, देश की शीर्ष अदालत में होगा। और ऐसे मामलों में संवैधानिक व्यवस्था ही है कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिक्शन प्राप्त है ऐसे मामलों में दखल देने का। लेकिन यहां पर जो ममता बनर्जी ने किया, एक अपनी जो शपथ है कि प्रोटेक्ट करना है संविधान को, संविधान के हिसाब से चलना है, लेकिन आप एक कहते हैं कि लॉलेसनेस की, आर्बिट्रेरीनेस की स्थिति जो है वहां पर पैदा की। और उसके बाद आपने जो है जांच एजेंसी के काम में दखल दिया। जो काम एजेंसी को करने में आपकी पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था, वह करने की बजाय आप उसके हाथ से कागज लेकर के गए, जो कहीं न कहीं ग्रेव वायलेशन माना जाता है, खासकर एक मुख्यमंत्री के द्वारा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि राज्य की स्थिति क्या है भाई, कि एक मुख्यमंत्री अगर कानून अपने हाथ में ले रहा है तो जो छुटभैया होगा, जिसको पुलिस से डरना चाहिए, उसकी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि जिस तरह से ये काम हुआ 8 जनवरी को, भाई आईपैक के दफ्तर और ठिकानों पर छापे मारने के लिए ईडी की टीम गई थी। आईपैक जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिटिकल एजेंडा उसको देख रही है, उनके चुनाव के तरीके के बारे में वो सारा का सारा ख्याल रखते हैं। तो इसमें ये मान लेना कि टीएमसी के दफ्तर पर छापा हुआ ऐसा तो नहीं था ना, छापा तो आईपैक के दफ्तर पर था, लेकिन ममता बनर्जी डीजीपी के साथ, पुलिस कमिश्नर के साथ दंदनाती वहां पहुंच गई। सबको हैरान हुई थी सर, सारे दस्तावेज तो ले गई। जब ये सारे तथ्य आज ईडी ने रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि बड़ा गंभीर मामला है, इस पर बात होनी चाहिए, तभी तो नोटिस जारी किए गए इन सबको। देखिए, ममता का कंडक्ट अपने आप में बहुत डाउटफुल है और शायद ये डाउटफुल कंडक्ट ही जो है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दखल देने के लिए जो है जजों को कन्विंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ तो ऐसा था जो आप चाहते नहीं थे कि जांच एजेंसियों के पास आए। जांच एजेंसियों के पास अगर यह चीजें आ जाती तो शायद आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी और शायद इसीलिए आपने उन कागजों को लेकर के एक तरह से कहें छीनने की कोशिश की या लेकर के जाने की कोशिश की। नहीं तो आप ईडी की कार्यवाही जानती हैं, अगर ईडी कोई जगह पे जाती है जहां पे डॉक्यूमेंट्स को सर्च करती है, उसका बकायदा एक मेमोरेंडम बनता है और अगले को रिसीव कराया जाता है, भाई हम आपके कस्टडी से ये पेपर लेकर के जा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी कोई इसमें घबराने वाली और कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात नहीं थी। लेकिन आपने ऐसा किया है तो नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर जाता है कि ऐसे कागज उसमें नहीं है जो कि आपको कानून में फंसा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो आईपैक का कहा, बिल्कुल सही कहा कि आईपैक भाई तृणमूल कांग्रेस का हेडक्वार्टर तो था नहीं। आईपैक तो एक एजेंसी है जिसको आपने हायर किया है अपनी पार्टी के काम के लिए। तो डेफिनेटली आपको पता है कि उसके पास कुछ ऐसे पेपर हैं जिसमें अगर पब्लिक डोमेन में आ गए या जांच एजेंसियों के हाथ लग गए तो निश्चित ही उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इलीगल हैं, अगेंस्ट द फेडरलिज्म है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और अगेंस्ट द लॉ है। दैट्स व्हाई द सीएम एंटर्ड इनटू दैट डोमेन। उस जगह पे जाने का मतलब बनता है। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात रही कि जो डीजीपी हैं उनका कंडक्ट भी अपने आप में दिखाता है कि वह अपने स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशंस का, वैधानिक दायित्वों का निर्वहन उन्होंने ठीक ढंग से नहीं किया या ये कहे किया ही नहीं। और इसी सब बातों को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया, आपने आज देखी होगी अगर बहस जो है, तो इन सब बातों को लाया गया और ऐसी बातें पूछी जा रही थी कि भाई आईपैक क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या हुआ, ये सब चीजें जो है। तो यहां पर जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात रही, भाई
अगर कुछ गड़बड़ है तभी तो ईडी जा रही है। अगर ईडी का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। तो मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत खुद ही ममता बनर्जी दे रही हैं कि हमारे खिलाफ कुछ न कुछ सबूत है, इसीलिए मैं एक ग्रीन फाइल लेकर के भागी हूं और मैं चाहती नहीं हूं कि वहां पर किसी तरह से जो है जांच एजेंसी अपना काम करे। और आज जो है इस मामले में जो सबसे बड़ी बात हुई कि ईडी की बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं एक बैलेंस करने की कोशिश की कि भाई आपको भी अधिकार है, ममता बनर्जी को भी अधिकार है। एक पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, ममता बनर्जी को पूरा हक है कि अपनी राजनीतिक जो एक कहते हैं कि गोपनीयता उनकी बनी रहे, लेकिन आपको भी अधिकार है अपनी जांच करने का। और बहुत सारी बातें यहां पर हुई आज डिटेल में, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई हम इस मामले में जो है अभी काउंटर देने के लिए समय दे रहे हैं, आप अपना जवाब दाखिल करिए, फिर इसमें जो है आगे कार्यवाही हम सुनिश्चित करेंगे कि क्या होगा। पर संदीप जी, जो बार-बार टाइमिंग पर सवाल उठाए जाते हैं कि चुनाव से पहले ईडी ने ये छापा क्यों मारा, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस कोला घोटाले में जिस मामले में कहा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, 20 करोड़ का लेन-देन आईपैक के जरिए हुआ है, उस मामले में आखिरी बयान जो था वो फरवरी 2024 को दर्ज किया गया था और ये मामला 5 साल से चल रहा है। तो इसमें अब जाकर ही छापा क्यों मारा गया जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है? तो क्या टाइमिंग पर हमेशा ध्यान देकर चलना चाहिए ईडी को कि फला राज्य में चुनाव है तो ना छापा मारा जाए, जबकि हमारे देश में तो ऐसी व्यवस्था है कि हर महीने कोई ना कोई चुनाव तो होता ही रहता है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, चुनाव ही नहीं, ईडी की कार्यवाही भी किसी न किसी महीने में, हर महीने में कहीं न कहीं चल रही होती है। और अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो हर 3 महीने में किसी किसी संवैधानिक व्यक्ति के प्रति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत आई हुई है, चाहे सांसद हो, विधायक हो या ब्यूरोक्रेट हो, ईडी अपनी कार्यवाही करती रहती है। तो इस बात को अगर लेकर के पॉइंट बनाया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा बहस के दौरान पूछ दिया गया कि भाई चुनाव कौन करा रहा है, ईडी करा रही है कि आईपैक करा रही है। तो इस बातों को कहें कि कोर्ट ने बड़े हल्के में लिया, लेकिन बात क्या है कि कोर्ट इस चीज से कन्विंस है कहीं ना कहीं कि भाई कुछ तो गड़बड़ आपने किया है। आपका कंडक्ट, जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आपका कंडक्ट ही ऐसा बताता है कि आपके खिलाफ कुछ था जिससे आप अपनी जान बचाने के लिए इस लेवल, नहीं तो किस राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह का काम करेगा भाई। आप संवैधानिक दायित्व पर बैठे हैं, इस चीज का आपको निर्वहन करना चाहिए था, और ऐसा आप करने में फेल रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही तो आपकी बनेगी, आपको सुप्रीम कोर्ट में आके जवाब देना पड़ेगा। आप पश्चिम बंगाल में चाहे जो बवाल कर लीजिए, यहां पर आपको कागजों से चलना पड़ेगा। वहां आप अपने दल बल का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने पुलिस एजेंसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जब तक आप रिटर्न में रिप्लाई नहीं देंगे, आपकी जान छूटने वाली नहीं है। पर सर, जो जैसे आईपैक है, कई सारी राजनीतिक पार्टियां लगभग सारी हैं जिन्होंने इनकी सेवाएं ली हैं, और ममता बनर्जी का कहना है कि वहां पे जो डाटा रखा गया था, अगर वो इनके हाथ चढ़ जाता तो अमित शाह तक पहुंच जाता, फिर बीजेपी को पता चल जाता हम चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। सर, आईपैक जब पीके के पास थी तभी पिछले बार का चुनाव ममता बनर्जी ने लड़ा था, और ममता बनर्जी ने क्या खेल किया था, आखिर में उनके पैर में चोट लग गई थी और फिर वो व्हील चेयर पर ही बैठी रही। सिंपैथी वेव अच्छे तरीके से हुई, चुनाव के नतीजे आने के बाद वो तुरंत कुर्सी से उठ भी खड़ी हुई थी। तो इस तरह की योजनाएं हो सकता है आईपैक इस बार भी चला रहा हो, भले ही पीके उनके साथ अभी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना या उनके वकील का कोर्ट में कहना कि उनकी तो सारी के सारा डाटा जो था वो चुरा कर ले जा रहे थे ईडी वाले। सर, ग्रीन फाइल तो देती जाती, ममता बनर्जी ग्रीन फाइल के पीछे क्यों पड़ गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पीछे क्यों पड़ गई? और तो और प्रदीप जैन जिनका की वो दफ्तर था, उनका भी सुना है कि मोबाइल फोन अपने साथ ले गई, ईडी के अधिकारियों का मोबाइल फोन साथ में ले गई। ऐसी हड़बड़ाहट किस लिए थी सर, क्या खुल सकता था? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने कहा कि अगर ईडी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सीज कर रही है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं है और पॉलिटिकल आपका प्रिविलेज बनता है, उसको आप अंडर प्रोटेस्ट सीज करा सकते थे। आपका सीज होने के बाद क्या कोलकाता हाईकोर्ट कहीं बाहर चला जा रहा था? भाई रात के 2 बजे भी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुलते हैं, तो दोपहर में अगर वो डॉक्यूमेंट आपका लेके जा रहे हैं, तो रात में जाके आप कह सकते थे हाई कोर्ट के सामने कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट हैं ये ईडी लेके जा रही है और हमारी जो है राजनीतिक स्वतंत्रता जो है कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, और ऐसे में हाई कोर्ट को दखल दे करके हमारे वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज करानी चाहिए, क्योंकि हमारे विरोधी राजनीतिक दलों को इससे फायदा हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता तब ना आप जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ रहता तब आप हाई कोर्ट जाते। लेकिन आप क्या है कि अपने हाथ में जब कानून ले लेंगे तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा।
लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनको ये सब बात पता थी। इन सब चीजों को जानने के बावजूद जो कहानी वो कह रही हैं, उस कहानी को कोई आज की तारीख में सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे यहाँ की कोर्ट में जो बहस चल रही है, चाहे जो कोर्ट के अंदर अधिवक्ता खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपसे कि अगर उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, आप जाते ना हाई कोर्ट, आपके पास सुप्रीम कोर्ट था, आपके पास तो बड़े बड़े जो वकील हैं, ये तो आपके फोन कॉल पे उपलब्ध हो जाते हैं। ये तो जब कलकत्ता के मैटर में खड़े हो सकते हैं, तो वैसे वर्षा भी हो सकता है। वो कलकत्ता में जाके बहस कर सकते हैं और सारी चीजों को रख सकते हैं। तो आपके पश्चिम बंगाल का राज्य का मामला था, तो रात के 2 बजे चले जाते, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी दरवाजा खटखटा सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इट मीन ईडी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मसाला ले गई है और कुछ रह गया।